6 अक्टूबर 1973 को जब मिस्र और सीरिया ने इजराइल पर अचानक हमला किया, तो वो केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि इजराइल के उस अजेय होने के भ्रम को तोड़ना था जो 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के बाद पैदा हुआ था। इजराइल ने महज 6 दिनों में मिस्र, सीरिया और जॉर्डन की सेनाओं को धूल चटा दी थी। इस प्रचंड जीत ने इजराइल के भीतर ये धारणा पैदा कर दी थी कि कोई भी अरब सेना उसे चुनौती नहीं दे सकती। यही वो भ्रम था जिसके कारण 1973 में जब मिस्र और सीरिया ने हमला किया तो इजराइल की तैयारी आधी अधूरी थी। इजराइल योम किपुर का त्योहार मना रहा था और पूरा देश बंद था। ठीक ऐसा ही कुछ 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के दौरान हुआ, जिसने इजराइल के खुफिया तंत्र और सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी। इजराइल को अपनी अत्याधुनिक स्मार्ट फेंस और एआई बेस्ड निगरानी तंत्र पर इतना भरोसा था कि उसने हमास जैसे छोटे गुट की क्षमताओं को कम करके आंका। 1973 में इजराइल धार्मिक उत्सव योम किपुर के कारण शांत था, जबकि 2023 में सिमचत तोरा के कारण। दोनों ही बार दुश्मन ने इजराइल को धार्मिक संवेदनाओं और त्योहार की छुट्टी पर फायदा उठाकर उसे चौंका दिया और इजराइल को फिर से उसी रक्षात्मक मुद्रा में ला खड़ा किया जो 50 साल पहले था। सीआईए की रिपोर्ट में एक दिलचस्प लाइन है, उस समय खुफिया एजेंसियों के लिए ये उतना आसान नहीं था। यही वजह थी कि इजराइल हमले को भी भांप नहीं पाया। आज लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के साथ जो संघर्ष चल रहा है वो 1973 के उसी अधूरे समीकरण का विस्तार है, जहां इजराइल को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था। 1973 के युद्ध में सोवियत संघ समर्थित मिस्र की सेना ने स्वेज नहर पार कर इजराइल की अभेद्य माने जाने वाली बारलेव लाइन को ध्वस्त कर दिया था। आज लेबनान में हिजबुल्लाह की वही भूमिका निभा रहा है, लेकिन उसका तरीका छापामार और तकनीकी रूप से अधिक उन्नत है। 1973 में सीरिया का मेन टारगेट गोलान हाइट्स को वापस पाना था। ये इलाका एक ऊंचाई वाला पठार है जहां पूरे उत्तरी इजराइल पर नजर रखी जा सकती है। अगर सीरियाई टैंक वहां कब्जा कर लेते तो सीधे इजराइल के निचले रिहायशी इलाकों में घुस सकते थे। 1973 में ये लड़ाई टैंक बनाम टैंक की थी, जहां लोहे और आग का सीधा मुकाबला हुआ। आज भी इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा वही उत्तरी हिस्सा है जो लेबनान से सटा हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज यहाँ सीरियाई टैंकों की लाइन नहीं है, बल्कि हिजबुल्लाह की छिपी हुई मिसाइल यूनिट्स हैं। भूगोल आज भी वही है, पहाड़ी रास्ता और ऊंचाई, जिसका फायदा उठाकर हिजबुल्लाह इजराइल के गैलीली जैसे इलाकों को निशाना बनाता है। अक्टूबर 1973 के युद्ध के शुरुआती हफ्तों में इजराइल की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसके पास गोला बारूद खत्म होने लगा था। युद्ध के शुरुआती 3-4 दिनों में मिस्र की सोवियत निर्मित सैम मिसाइलों ने इजरायली वायुसेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। इजराइल के पास टैंक्स और लड़ाकू विमानों की भारी कमी हो गई थी। हालात इतने खराब थे कि इजराइल की तत्कालीन प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने अमेरिका से ये तक कह दिया था कि हमें बचा लीजिए, वरना इजराइल खत्म हो जाएगा। उनके पास गोला बारूद इतना कम बचा था कि वो मुश्किल से कुछ ही दिन लड़ सकते थे। शुरुआत में अमेरिका हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि अरब देश तेल की सप्लाई रोक देंगे। लेकिन जब सोवियत संघ ने खुलकर अरब देशों को हथियार भेजना शुरू किया तो अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने ऑपरेशन निकल ग्रास शुरू किया। ये इतिहास के सबसे बड़े एयरलिफ्ट ऑपरेशंस में से एक था। उन्होंने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन से ये कहा, जो कुछ है भेज सकते हो भेज दो। उन्होंने निर्देश दिया कि देर ना की जाए और इजराइल को वो सभी आधुनिक हथियार भेजे जाएं जिनकी उसे जरूरत है। इसके बाद अमेरिकी कार्गो विमानों ने सीधे इजरायली मोर्चे पर टैंक, विमान और मिसाइलें पहुंचाना शुरू कर दी। इसके बाद क्या था, जब अमेरिकी विमान इजराइल में हथियार उतार रहे थे, तब सऊदी अरब और अन्य अरब देशों ओपेक ने अपने वजूद पर हमला माना। किंग फैसल ने साफ कर दिया कि अरबों का तेल अरबों के दुश्मन की मदद के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। 17 अक्टूबर 1973 को ओपेक देशों ने घोषणा की कि वो हर महीने तेल के उत्पादन में 5% की कटौती करेंगे।
और अमेरिका, नीदरलैंड जैसे देशों को तेल का एक्सपोर्ट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। इस पाबंदी का असर इतना तेज था कि दुनिया कांप गई। कच्चे तेल की कीमत जो लगभग $3 प्रति बैरल थी, वो उछलकर सीधे $12 के पार पहुंच गई। ये सिर्फ आंकड़े की बढ़ोतरी नहीं थी, बल्कि इसने पूरी दुनिया की रफ्तार रोक दी। अमेरिका में पेट्रोल की ऐसी किल्लत हुई कि सरकार को राशनिंग करनी पड़ी। लोग अपनी गाड़ियों में तेल डलवाने के लिए आधी रात से लाइन में खड़े हो जाते थे। पहली बार अमेरिका में हाईवे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट कम हुई ताकि ईंधन बचाया जा सके। यूरोप के कई देशों में कार फ्री संडे लागू किया गया, जहां रविवार को सड़कों पर गाड़ी ले जाना सख्त मना था। लोग घोड़ों और साइकिलों पर भी दफ्तर जाने लगे थे। ये इतिहास में पहली बार था जब तेल को सीधे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसका असर इतना भयानक था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें रातों रात 4 गुना तक बढ़ गईं। अमेरिका और यूरोप में पेट्रोल पंप पर मीलों लंबी कतारें लग गईं। फैक्ट्रियां बंद होने लगीं। पूरी दुनिया एक गहरे आर्थिक संकट, ऑयल क्राइसिस में डूब गई। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की वेबसाइट 1973 युद्ध को लेकर एक महत्वपूर्ण लाइन लिखती है। 1973 का युद्ध मध्य पूर्व में अमेरिकी नीति के एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। आज भी कहानी वही है। गाजा और लेबनान के मोर्चे पर इजराइल जितने इंटरसेप्टर और बम दाग रहा है, उनकी भरपाई अमेरिका के बिना मुमकिन नहीं है। अमेरिका आज भी इजराइल के लिए वही सुरक्षा कवच बना हुआ है जो 50 साल पहले था। फर्क सिर्फ इतना है कि आज अमेरिका केवल हथियार ही नहीं दे रहा, बल्कि अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भी भूमध्य सागर में तैनात कर रहा है ताकि दूसरे देश इस जंग में न कूदें। 1973 में अरब देशों के पीछे दुनिया की महाशक्ति सोवियत संघ खड़ा था। वो मिस्र और सीरिया को नए जमाने की मिसाइलें और ट्रेनिंग दे रहा था। आज वो जगह ईरान ने ले ली है। ईरान ने पिछले 2 दशकों में लेबनान के हिजबुल्लाह को महज एक विद्रोही गुट से बदलकर एक आधुनिक प्रॉक्सी आर्मी बना दिया है। ईरान का समर्थन आज केवल राजनीतिक ही नहीं, तकनीकी भी है। वो हिजबुल्लाह को वो सब कुछ दे रहा है जो 1973 में सोवियत संघ अरब देशों को देता था: सटीक मिसाइलें, ड्रोन और युद्ध की रणनीति। आज जब इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध दहक रहा है, तो दुनिया के मन में फिर वही सवाल है और फिर वही 1973 वाला डर है। हालांकि आज के हालात थोड़े अलग हैं, लेकिन उतने ही चुनौतीपूर्ण भी हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसे आसान भाषा में समझने के लिए जागरण फ्लैशबैक का ये एपिसोड जरूर देखिए। एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक करें और साथ ही जागरण के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।